सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण में संधि प्रकरण की हम बात कर रहे हैं। आज संधि भाग 7 आपके सम्मुख है। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए जा रहे हैं हम, और इसमें आज के व्याख्यान में हम ले रहे हैं म संबंधी विशेष जो 4 नियम है। और यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बहुत सरल बिंदु हैं, लेकिन फिर सरल जहां पर होता है हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, वहां पर हम गलतियां कर देते हैं। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है उसके बारे में हमें बात करनी है। मित्रों देखिए, मैं 2 शब्द लिख रहा हूं। आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे का कहा जा सकता है, पहले प्रश्न की बात कर लेता हूं। आपसे कहा जाएगा कि अकिम और चंद से बनने वाला शब्द कौन सा है। अकिम और चंद से बनने वाला शब्द कौन सा है। एक तो आपसे यह पूछा जा सकता है, तो आपको यह आना चाहिए कि ये जो म है उसका योग किससे हुआ है, च से हुआ है। तो म के स्थान पर क्या आना चाहिए, यही तो संधि है। और या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अकिंचन शब्द का संधि विच्छेद कीजिएगा, और या फिर आपसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि अकिंचन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये दोनों ठीक है, अकिंचन और अकिंचन। ये वैकल्पिक रूप है दूसरा वाला। आरंभिक जो रूप था वो य वाला था, और अनुस्वार वाला रूप जो है वो वैकल्पिक रूप हुआ। और ये जब हिंदी जब भारत की राजभाषा बनी, तब इन शब्दों में समरूपता और साम्य मिलाने के लिए मानक जो हिंदी केंद्रीय निदेशालय जो है, उन्होंने इन सभी पंचम वर्ण जिनको हम नासिक कहते हैं, उनके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग को भी स्वीकृति दे दी। इसलिए लेखन में ध्यान रखिएगा, अकिंचन और अकिंचन दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन परीक्षा में आपसे जो पूछा जाए उसी को आधार बना के आपको उत्तर देना होगा। मित्रों, अकिंचन शब्द की बात करते हैं। अब देखिए, आपसे अकिंचन शब्द का संधि विच्छेद यदि पूछा गया तो मैं एक ही बार में आपको बता देता हूं। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में किसी भी अनुस्वार युक्त शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाए तो अनुस्वार के स्थान पर हमें सदैव म करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने आपको। है तो बहुत सरल, लेकिन यदि आपको हिंदी में जितने भी अनुस्वार, और हिंदी में अनुस्वार कोई भी भाषा से निकाल दे तो भाषा कैसी हो जाएगी इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जितने भी हिंदी में अनुस्वार युक्त पद हैं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि यदि 1,00,000 पद हैं, सपोज दैट, तो 1,00,000 पदों का संधि विच्छेद जिसमें अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार का मतलब आप समझते ही हैं, मानी बिंदु वाला, जिसको आप बिंदी कहते हैं, वह यदि आ रहा है और उसका यदि संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो जिस शब्द पे अनुस्वार है उस अनुस्वार को नीचे लेके आ जाओ, हलंत म बना दो, आपका संधि विच्छेद गलत नहीं हो सकता। पहली चीज, जैसे आपसे यदि पूछ लिया कि शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, और आपको पता ही नहीं है कि भाई हिंदी में एक शब्द होता है शम, शांति का दाय।
शम से शांत बनता है, कथा प्रत्यय जुड़ता है संस्कृत में तब। और शंकर जो शब्द है वह तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा, शम। तो अब आपसे इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो मैं श लिखूंगा और ये श के ऊपर जो अनुस्वार देख रहे हो उसको म कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं जानता ही नहीं हूं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लेकिन ये जो मैंने आपको नियम दिया कि हिंदी में किसी भी अनुस्वार युक्त शब्द का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जा रहा है तो अनुस्वार के स्थान पर हमें सदैव ही हलंत म का प्रयोग करना चाहिए। यदि मैं आपसे परंतप की बात करूं, अब मैंने आपसे कहा एक सामान्य विद्यार्थी, सामान्य का मेरा मतलब है जिसको हिंदी का सामान्य ज्ञान है, उस विद्यार्थी के सम्मुख यदि ये शब्द आ गया तो ये मैं इसको ट्रिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये नियम है। इस ट्रिक से या इस नियम से आप 100% शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद कर सकते हैं मित्रों। जैसे मैंने परंतप शब्द की बात करी, अब आपको मैंने बता दिया प लिखो, र लिखो, जिस पर अनुस्वार आ रहा है उसका म जोड़ दो, म नीचे ले आओ, तो परंतप का संधि विच्छेद क्या होगा, परम और तप। अब ये अलग बात है कि परंतप का पहला तो मैंने अनुस्वार बना दिया, दूसरा परंतप को ऐसे भी लिखा जाता है, क्यों ऐसा लिखा जाता है इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। चलिए, ये एक बात थी, मैंने आपको कह दिया कि इनमें से आपको पूछे कि अकिंचन का संधि रूप क्या होगा, तो ये या ये दोनों होगा, और इनका संधि विच्छेद पूछे तो ये होगा। और इसके बाद में मैंने आपको कहा कि हिंदी में किसी भी अनुस्वार युक्त शब्द का यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है, अनुस्वार हमेशा ही संधि की दशा में म का रूप धारण कर लेता है। ये एक बात यहां पर समाप्त करता हूं। आपने जो मैंने 1-2 लाइन लिखी है उसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए, अब देखिए, अब हमें ये जानना चाहिए, मैं देखता हूं मित्रों आप क्या करते हैं कि बाजार में बिकने वाली 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 रुपए की जो गाइड होती है, उस गाइड को खरीदते हैं। कुछ लोग प्रश्न जो सीरीज होती है उसको खरीदते हैं, और भाषा में उन गाइड्स को और उस प्रश्न सीरीज को पढ़ करके जब परीक्षा में जाते हैं तब वो परीक्षा में पास नहीं होती है, उसके लिए फिर से हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये ध्यान रखो, भाषा को हमें एक क्रमबद्ध और लयबद्ध और व्यवस्थित क्रम से हमें पढ़ना चाहिए। भाषा नहीं, कोई भी विषय है, आप किसी भी विषय में यदि आप वैकल्पिक चीजों पे अटक गए तो ध्यान रखना, हाँ आपका अभ्यास होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करना चाहिए। लेकिन यदि वैकल्पिक आपकी पाठ्य सामग्री का हिस्सा या पाठ्य सामग्री का आधार वैकल्पिक सामग्री है तो आप उस परीक्षा में पास नहीं हो सकते, आपको फिर से 1-2 बार 5 बार तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मित्रों मैंने ये बात क्यों कही, इसके पीछे एक कारण था। मैं देखता हूं कि जब म संबंधी नियम आते हैं तब अधिकांश लेखक, अधिकांश शिक्षक केवल सम पर आकर के अटक जाते हैं, जबकि शब्द यहां से पूछा जाते हैं। और जब ये शब्द आते हैं तब एक ही बात विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तब वो कहते हैं इतना पढ़ा था पता नहीं कहां से आ गया। भाई इन शब्दों का हमें जान करना चाहिए। चलिए बिना समय गंवाए हमें ये जान लेना चाहिए कि हिंदी में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में म आता है। मित्रों मैंने मेरे स्वाध्याय और मेरे अध्ययन से मैंने आपके लिए चीजें सरल कर दी है। आप इन शब्दों को एक बार अपने बाकी नियम छोड़ दो, इन शब्दों को जान लें कि हिंदी में ऐसे इतने शब्द हैं जिनके अंत में म आता है, और फिर आप निश्चित हो जाइए और किसी भी परीक्षा में जाइएगा आपको जब यह पता है कि हिंदी में म से अंत होने वाले शब्द ये हैं और म संबंधी संधि जब भी होगी इनमें से कोई ना कोई एक शब्द होगा। मैं आपको लिखित यहां पर वो नहीं, लेकिन मेरी वाणी का आप विश्वास रखिए, इनके बार किसी भी परीक्षा में चाहे आप आरएस परीक्षा तक चले जाना कुछ भी बार नहीं आएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों वो कौन कौन से शब्द हैं देखिए, क्योंकि कारण क्या है कि जिसको हम शुभ बोलते हैं उससे जो शब्द बनता है वो शुभम शब्द है। तो शुभम मूल तो नहीं है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको इस कक्षा के स्तर को थोड़ा आगे लेके जाना चाह रहा हूं, आप मेरा सहयोग करें। हिंदी में जब हम शुभ लाभ लिखते हैं तो शुभ का मूल शुभम नहीं है, यह हमें ध्यान रखना है। शुभ का मूल शुभम नहीं है बल्कि शुभ शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन 10वीं कक्षा तक संस्कृत सभी ने पढ़ी है, और राम राम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में रामम शब्द बनता है।
ये क्यों बता रहा हूं हिंदी की कक्षा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना आप हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ सकते, मेरे से लिखा के ले लो। तो शुभ से शुभम, शुभा शुभौ शुभाहा शुभम, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और कई बार परीक्षक आपसे ये कहेगा कि शुभंकर शब्द जो है उसमें कौन सा समास है, तो शुभंकर शब्द जो है उसमें अलुक तत्पुरुष समास है। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार ऐसे इत्यादि परीक्षाओं में तो खूब पूछा जाता है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलुक क्यों है? क्योंकि समास करते समय दो पदों के बीच में आए हुए विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लेकिन इसमें शुभम माने शुभ को, कर्ता ने कर्म, द्वितीय भक्ति को है, शुभ को करने वाला। तो ये शुभंकर शब्द जो है इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ, लुकी नहीं, विभक्ति छिपी नहीं, अलुक जिसका लोप नहीं हुआ। ये शुभंकर शब्द का संनिश्चित करोगे शुभम धन कर, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए शुभ का मूल शब्द शुभम मत मान लेना, ये शुभम शब्द द्वितीय विभक्ति का है। इसी प्रकार आगे हमें सोचना और समझना चाहिए। ये एक बात थी, क्योंकि हो सकता है कि इस कक्षा को कोई ऐसा विद्यार्थी या ऐसा कोई पाठक सुन रहा हो जिसके मन में जिज्ञासा आ जाए कि जब शब्द तो शुभ है तो ये शुभम क्या इसका शुभ का मूल तो नहीं है? तो मूल नहीं है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और ऐसे जितने भी शब्द हैं इसमें समास हिंदी में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन सभी शब्दों में अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग करें मित्रों। चलो समास के बारे में जब बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा मित्रों। इसी प्रकार शुभम के आगे तीर्थम शब्द लिखा है, तीर्थम कर। भयम शब्द है, भय मूल शब्द भयंकर, भय को करने वाला। इन शब्दों का विग्रह होता है शुभंकर, शुभ को करने वाला, तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाला, भयंकर, भय को करने वाला मानी भय को उत्पन्न करने वाला। अकिम थोड़े को कहते हैं, अलम बस, आभूषण, गहना, सजावट। अलम एक संस्कृत का अव्यय है, अलंकार शब्द में ऐसे होता है। दीपंकर, दीप से दीपम बनता है, दीप को करने वाला, प्रकाश को करने वाला। मृत्यु शब्द से मृत्युंजय, आगे हम बात करेंगे। शम से शंकर, किम से किन्नर शब्द बनता है, किंकर शब्द बनता है, किंकिनी शब्द बनता है, बहुत सारे शब्द बनते हैं। अस्तम मानी अस्त हो जाना, अस्तंगत शब्द सुना होगा। दिवम से दिवंगत, अस्तंगत। परम से परम तप, दूसरों को तपाने वाला। धुरंधर, दंड, घंटी, अवश्यंभावी, स्वयंभू, स्वयंभावी, ऋतंभरा, विश्वंभर, हृदयंगम, पंचम, चंचल, धनंजय, प्रियंवदा और पुंगलिंग, ये शब्द थे। अब चलिए आइए क्या इसके नियम है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। बहुत ही आनंददायक कक्षा होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। और इन शब्दों को यदि आप लोगों ने सीख लिया तो फिर आपको आनंद ही आनंद। जो शब्द के व्यापारी हैं उनको तो इन कक्षाओं से मोह हुए है, और जो केवल परीक्षाओं के व्यापारी हैं वो हो सकता है कि उनको केवल और केवल जो है सम वाले उदाहरण ही अच्छे लगते हो। लेकिन जो अच्छा लगता है वो सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस में स्वरुचि भोज काम नहीं आता। चलिए मित्रों, मां संबंधी नियम की बात करते हैं। क्या है? एक नियम पहला, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो, देखो म कहां आएगा? इन्हीं पदों में आएगा, यहां से लेकर के यहां तक। एक काम करना, 10 मिनट के लिए दुनिया को भूल जाना और भूल करके इन शब्दों का रटा मारना शुरू कर दो। शुभम, तीर्थम, भयम, अकिम, अलम, दीपम, मृत्युम, शम, किम, अस्तम, दिवम, परम, धुरम, दम, घम, अवश्यम, स्वयं, ऋतम, विश्वम, हृदयम, पम, चम, धनम, प्रियम, पुम, सम। और फिर दूसरी बार पेन को पिले और देखें इनमें से अंदर यदि ये 40 शब्द हैं तो आपने कितने लिखे। और फिर तीसरी बार फिर पढ़ें, फिर दूसरी बार लिखें। 4 बार लिखोगे आपके कंठ में ये हमेशा के लिए वर्तमान हो जाएंगे, मानी बस जाएंगे, ये निवास करने लगेंगे। और समय जरूरत जब पड़ेगी तब आपके काम आएंगे। चलिए मित्रों, पहला बात करता हूं कि मां का योग यदि क से लेकर के भ तक के किसी भी वर्ण से हो रहा है, भ तक कितने वर्ण हो गए? 24, क्योंकि 5 वर्ण हैं। क से लेकर के म तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए हैं। क से लेकर भ तक किसी भी वर्ण से हो, किसी भी वर्ण से हो तो क्या होता है? इस म की 2 स्थितियां बनती है।
या तो इस म को हम क्या बना देते हैं, ये वाला अनुस्वार बना देते हैं, ये देखो अनुस्वार है, या तो ये अनुस्वार बना देते हैं, या म के स्थान पर जो अंतिम पद का प्रथम वर्ण है उसका पंचम वर्ण बना देते हैं। तो ये दो स्थितियां बन गई हमारे सामने, पहली और दूसरी। ये इसको मैं फिर गोले में बंद कर देता हूं। मित्रों, क से लेकर भ तक किसी भी वर्ण से होगा, मानी इसको मैं संक्षिप्त में लिखा है, मैं इसको बता देता हूं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण म होना चाहिए, अंतिम पद का प्रथम वर्ण क से लेकर के भ तक कोई भी वर्ण हो जाए। कितने वर्ण हो गए? 24। चलो कैसे 24 हो गए मैं आपको बताता हूं, ये बताना बहुत जरूरी है। मानी क, ख, घ, घ और च, छ, ज और ज। 4 ही लिख रहा हूं, कोई कारण है, 4 लिख रहा हूं प्रत्येक वर्ण के। ट, ठ, ड, ढ, फिर त, थ, द और ध, फिर प, फिर फ, फिर ब, फिर भ। चलो, यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो, यदि कोई रीट का विद्यार्थी सुन रहा है तो एक शब्द पूछा था कि संज्ञा कैसे लिखा जाता है। संज्ञा होता है कि संज्ञा होता है कि संज्ञा होता है। इसका संविच्छेद होता है सम और ज्ञ, लेकिन ये होगा क्या इसके बारे में हम बात करेंगे, आप खुद इसको निर्धारण कर लोगे। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं। मित्रों देखो, ये मैंने 24 वर्ण लिखे। अब देखो, म का योग इन 24 नहीं है तो 16 है, 20 वर्ण है। 1 2 3 4 5, 4 लिखे, 5 वर्ण और 4 वर्ण और इसमें जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे देख लेंगे। म से इन वर्णों का यदि योग हो जाए, मानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क हो। कैसे? जैसे मैंने एक शब्द लिया, यहीं से शुरू करता हूं इस नियम को। मैंने एक शब्द लिया अहम और कार। देखो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? बोलो, म है। अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है? का है। तो ये जो म का योग क से हुआ, तो इस म का बनेगा क्या, सवाल ये है। तो पहला तो हमने ये बना दिया कि इसको अनुस्वार बना दो। अनुस्वार कैसे बना दो? तो ये म जो है अनुस्वार बनता है तो पूर्व वाले वर्ण पे चढ़ जाता है, तो अहम और फिर कार। ये तो बहुत सरल रास्ता है जिसको हर कोई अपनाता है, लेकिन परीक्षाओं में ये नहीं पूछा जाता अहम और कार में ये जो म है उसका कौन सा नासिक वर्ण बनेगा, ये पूछा जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि म का योग किससे हुआ साहब? क से हुआ। यदि म का योग क वर्ग के किसी भी सदस्य से होगा तो ये म उठ करके क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा, अंग। और अंग जो है वो हलंत होगा, क्योंकि म हलंत है तो अंग भी हलंत होगा। और अब मैं इस शब्द को इस तरह से लिख सकता हूं अह, और फिर ये देखो म का अंग, और ये शब्द बना अहंकार। दोनों तरीका हो सकता है, अहंकार अहंकार। पहली बात तो जैसे मैंने शब्द लिखा संधि, संधि और संधि, इसमें दोनों ही शुद्ध हैं। संधि का संविच्छेद क्या होगा साहब? सम और धी होगा, ये सभी जानते हैं। अब मां का योग ध से हो रहा है, तो ध किस वर्ग का सदस्य है? त वर्ग का। ये देखो त थ द ध, तो मां का योग ध इस वर्ग से होगा, तो त वर्ग का दादा मानी सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है? न। तो ऐसे बन जाता है। चलो मैं एक एक थोड़ा आगे आगे चल के बात करते हैं। जैसे हमने इसी तरह से अहंकार शब्द लिखा, इसी तरह से अहम और कृति शब्द है, अहम कृति, अहम कृति। दूसरा आप चाहो जैसे लिख सकते हो, इस तरह से बन जाएगा। मित्रों मैंने एक शब्द लिखा शुभम और कर, शुभम कर। देखो या तो आप सीधा सीधा ये कर दो कि शुभम कर का ऐसे बना दो, शुभम कर, अनुस्वार बना दो, ये अनुस्वार हो गया। अब पंचम वर्ण की बात आई तो म का योग किससे हुआ? क से। तो क्या करेंगे हम बताओ? हम ऐसे करेंगे कि म का योग क से हुआ है, तो ये इस तरह से कर देंगे
भ, म का क वर्ग का पंचम वर्ण कौन है? ङ है। तो ये शब्द बनेगा शुभंकर। इसी तरह से सर्वत्र हमें समझना चाहिए, म का योग यदि इन सदस्यों के साथ हो रहा है तो इनके पहले हमेशा ही, जैसे मैंने कहा चम और चू ऐसे बोल दिया, और मैंने आपको कहा इसका शब्द बना दो, तो कुछ नहीं करो, म आया तो चंचू, संजीव, बहुत सारे शब्द हैं ये, इसको हमें इस तरह से करना चाहिए। यदि म का योग ट वर्ग के किसी सदस्य से हो रहा है, देखो च वर्ग से होगा तो म क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। यदि म का योग ट वर्ग के किसी भी सदस्य से होगा तो य ण बन जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा घम और टी, शब्द बनाओ क्या बनेगा? तो पहली बात तो म का योग ट से हो रहा है तो घंटी आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर मैंने अनुस्वार बताया घंटी आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन घंटी को इस प्रकार से कभी भी नहीं लिखना चाहिए, ये ध्यान रखें। म का योग यदि त वर्ग के किसी भी सदस्य से होगा तो म जो है उसका हमेशा ही क्या बनता है? न। और म का योग प प ब भ म से रहता तो म ही रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बता दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आगे आपको इससे होने वाले जो उदाहरण है उसके बारे में बात करूंगा। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो और ये जो 24 वर्ण मैंने आपको लिखे हैं, ये इनमें से कोई, वैसे विशेष करके 20 ही वर्ण आते हैं, इन 20 वर्णों में से कोई भी वर्ण आएगा तो म जो है वो अपना रूप जो है वो या तो अंग, मानी म का क्या क्या बन सकता है? देखो, म का अंग बन सकता है कब? जब म का आगे क वर्ग हो। म का य बन सकता है कब? जब म के आगे च वर्ग का कोई वर्ण हो। म का ण बनता है कब? जब इसके आगे ट वर्ग का कोई सदस्य हो। और म का न बन जाता है कब? जब त वर्ग का सदस्य हो। और म का म रहता है कब? जब प वर्ग का सदस्य हो। तो ये हमें आज सीख लेना चाहिए। मैं इनको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं एक एक इन शब्दों के बारे में हम बात कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, मित्रों एक एक शब्द ले लेते हैं। शुभंकर शब्द की हमने बात कर ली, तीर्थम की बात करते हैं। देखो, अब यदि तीर्थम ऐसे शब्द आया और तीर्थम और कर को जोड़ोगे तो मैं देखो एक दो शब्द में दोनों लिख के बता देता हूं। पहला तो ये तीर्थंकर म का अनुस्वार वाला रूप। अब पंचम की बात करेंगे तो तीर्थ, फिर म का योग क से हुआ है तो क का पंचम क्या होगा? ng होगा। तो शब्द क्या बनेगा? बोलो तीर्थंकर। अब मैं ये दूसरा वाला रूप आपके सामने लिखूंगा, पहले वाला रूप आपको स्वयं को लिखना है, इसका अभ्यास करना है। चलो शुरू करते हैं। भयंकर शब्द की हमने बात कर ली, अकिंचन की बात। अब चलो भयंकर शब्द है, इसी तरह से पहले क वाला लिख लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिया अलम और कृति, देखो म का योग किससे हुआ? क से, तो सीधा सीधा जो है अलम म का अंग हो जाएगा और शब्द बनेगा अलंकृति। अब यदि आपसे कोई अलंकरण का संधिच्छेद पूछे तो मैंने आपको यह कहा कि अनुस्वार युक्त पद हमेशा ही म का रूप लेते हैं। तो संधि विच्छेद क्या करोगे? अलम और कार, अलम और करण। और फिर म का योग किससे हुआ? ङ से, क से हुआ है, तो इसको शब्द को कैसे बनाओगे? अलंकरण। अब अलंकरण आ जाए, अलंकृति आ जाए, अलंकार आ जाए, अलंकृति आ जाए, अलंकारी आ जाए, कुछ भी शब्द आ जाए, आपको तो म का क देखा, क देखते ही कवर का सदस्य पंचम वर्ण कौन है? अंग। इसी तरह से जैसे मैंने शब्द लिया दीपम और कर, अपने आप बनाओ क्या होगा? बोलो, बोलिए। दीप म का क है तो दीपंकर, दीपंकर। इस तरह से हमें शब्द को लिखना चाहिए। दूसरा तरीका मैं बार बार बता चुका हूं, आपका एक तरीका तो ये है ही है कि आप सीधा सीधा म जहां भी देखो उसका अनुस्वार बना दो, तो दीपांकर शब्द हो गया। चलो अब देखो, जैसे हम शब्द लेते हैं मृत्युम और जय। मृत्युम शब्द है, एक शब्द जय है। मित्रों म का योग ज से हो रहा है। अब ज किस वर्ग का सदस्य है? च वर्ग का सदस्य है। च छ ज, तो च वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? य। तो देखो ये बहुत अच्छा शब्द है। क्या शब्द बनाओगे हम लोग? मृत्युंजय। तो ये जो म जो था उसका य बन गया क्योंकि आगे ज आ गया। इसी तरह से मृत्युंजय है। इसी तरह से देखो, जैसे
शम शब्द है। अब शम के आगे कर जोड़िएगा तो म का योग क से हो रहा है, तो शंकर इस तरह से, और या फिर शंकर को आप ऐसे तो लिखते ही हैं, यह हमें ध्यान रखना, शंकर। चलिए मित्रों, किम की बात करते हैं। किम से दो शब्द मुख्य रूप से हिंदी में प्रचलित हैं, एक तो किम और कर। किम कर, सेवक, दास, नौकर उसको कहते हैं। म का योग क से हुआ है, तो ये म जो है वो अंग बन जाएगा और शब्द बनेगा किंकर इस तरह से। बाकी आप अनुस्वार लगा दो तो किंकर बन जाएगा। एक शब्द जो है किम और नर, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, किम और नर। म का योग किससे हुआ? न से, तो म भी न बन जाएगा, क्योंकि न से हो रहा है तो भी म न ही बनेगा, वो तवर का सदस्य है, तो शब्द क्या बनेगा? किन्नर। जो पुराणों में एक पुरुष है जिसका सिर घोड़े का है और बाकी शरीर जो है वो मनुष्य का है, तो इस तरह से उसको किन्नर बोलते हैं अपन, किन्नर शब्द हो गया। इसी तरह से मित्रों, जैसे मैंने अस्तम शब्द की बात करी, तो अस्तम के साथ में यदि मैं गत जोड़ूं, अस्तम के साथ यदि मैं गत जोड़ूं ग, तो पहले आप बनाओ जब तक मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूं। अस्तम और गत, पहले इनको मिटा देते हैं चलिए, ताकि ऊपर जो है आपको देखने में सुविधा होगी। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, देखिए इसका जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको ये जो है कंठस्थ हो जाएंगे। देखिएगा, मैंने एक शब्द लिखा है मित्रों, अस्तम और गत। अब जब तक मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूं, जब तक आप इसको बनाए अपनी कॉपी में, सोचिएगा क्या होने वाला है। म को क्या बनाऊंगा? ये जो म है उसके, इस म का क्या क्या बन सकता है, तो हमने ये सीख लिया कि म का अंग बन सकता है, म का य बन सकता है, म का न बन सकता है, म का न भी बन सकता है, म का म भी रह सकता है। ये ध्यान रखिएगा। तो अस्तम और गत आप जब तक करिएगा। इसी तरह से मैंने एक शब्द लिखा दिवम और गत, तो क्या होगा? मैं वापस आऊंगा लोड कर, जब तक आप करें। इसी तरह से मित्रों, परम और तू से क्या बनने वाला है? परम और तब से क्या बनने वाला है? परम। इसी तरह से एक शब्द है हमारे पास धुरम और दूसरा शब्द है धर। यदि इसमें से किसी शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दम और ड से क्या बनने वाला है? घम और टी से बनने वाला शब्द क्या है? इसी तरह से अवश्यम, अवश्यम, अवश्यम और भावी से बनने वाला शब्द क्या होगा मित्रों? विश्वम और भर। अच्छा, स्वयं और भू से क्या शब्द बनने वाला है? स्वयं और भू से। इसी तरह से रितम के साथ में भरा जोड़ोगे तो क्या शब्द बनेगा? रितम भरा। जब तक इनको बनाए मैं और लिख देता हूं। हृदयम शब्द है, हृदयम के साथ में गम शब्द जोड़िएगा, क्या बनेगा? पम के साथ में चम शब्द जोड़िएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। धनम के साथ में जय शब्द जोड़िएगा। चलिए, इसी तरह से आगे इनको छोड़ रहा हूं दोनों को। मित्रों, ये शब्द लिख रहा हूं कुछ। सम शब्द के साथ में कलन जोड़िए, सम के साथ में गीत जोड़िए, गति जोड़िए, कुछ भी जोड़िए। सम के साथ घनन शब्द जोड़िए, सम के साथ घनन शब्द जोड़िए। बाकी हम बाद में बात करेंगे। चलिए, यहां से शुरू करता हूं, अस्तम और गत। यहां पर म का योग किस से हुआ? ग से हुआ। ग किस वर्ग का सदस्य है? क वर्ग का। तो म का क्या बनेगा? क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? अस्तंगत पूछा गया शब्द है। अस्तम मानी अस्त होने को, गत मानी गया है। जो सूर्य अस्तंगत है मानी अस्त होने को चला गया है, गत मानी चला गया। दिवम, दिवम स्वर्ग को कहते हैं, दिवंगत, क्योंकि हमारे यहां पर जितनी भी जो मृत आत्माएं हैं वो सारी की सारी दिवंगत ही होती है, मानी स्वर्ग में ही जाती है, ऐसा हमारा मानना है। मां का योग ग से हुआ है, तो ये शब्द क्या बनेगा? बोलो, दिवंगत। ये बहुत अच्छे शब्द है, केवल म वाले शब्द पढ़ते हैं आप लोग, और यही शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, दिवंगत।
इसी तरह से परम अव्यय है, परम के साथ में देखो ये तू आया तो तू तवर का है, तो तवर का पंचम वर्ण जो दादा है वो न होता है, तो परंतु। परंतप अर्जुन के लिए आता है, परांतापयति यह स परंतप, जो दूसरों को तपाता है वो परंतप है। धुरंधर हम सभी जानते ही हैं, विशेषण शब्द है ये, लेकिन मां का योग किससे हुआ है? ध से, और ध किस वर्ग का सदस्य? त वर्ग का, त ध, तो मां को क्या करोगे? न, शब्द क्या बनेगा? धुरंधर। इसी तरह से दम, मां का योग ड से हुआ है, ड किस वर्ग का सदस्य? ट वर्ग का, तो मां का न कर दोगे, शब्द क्या बनेगा? दंड। घम के साथ में टी बता चुका हूं, घंटी। यहां पर देखिए अवश्यम और भावी को जोड़ोगे तो ये मां का प फ ब भ, मां पवर का सदस्य है, तो अवश्यम भावी का अवश्यम भावी रहा। यहां पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं मित्रों, ये संधि की दृष्टि से अवश्यम और भावी शब्द जब मिले तो इनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हुआ, और विकार नहीं होने के कारण यहां पर कोई संधि नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, यदि आपने मां को अनुस्वार बना दिया, अवश्यम भावी यदि इस तरह से लिख दिया है तो ये अनुस्वार संधि कहलाती है। पुराने जो हमारी परंपरा थी उसमें संधि के 4 भेद थे। एक नई बात बता रहा हूं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और अनुस्वार संधि। क्योंकि अनुस्वार से बहुत सारे शब्द है, मैं यदि इन शब्दों को पढ़ाने लगूं आपको, और यदि एक एक शब्द सारे के सारे शब्द यदि मैं लिखूं तो मुझे विश्वास है कि कम से कम 5 से 7 घंटे की कक्षा ये हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं मित्रों, ये अनुस्वार संधि पृथक संधि थी, और जहां पर म का अनुस्वार होता है जिसको हम पर सवर्ण बोलते हैं। पर सवर्ण का मतलब है कि म का योग यदि कवर्ग से हो रहा है तो कवर्ग का पंचम पर सवर्ण, पंचम वर्ण क्या है? ये म भी पंचम है और अंग भी पंचम है, इसका नाम पर सवर्ण है। और वहां पर एक सूत्र है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण। लेकिन हिंदी में ऐसा पर सवर्ण वाली चाल या ये भाषा नहीं है, इसलिए मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा घुमा फिरा करके बताना आवश्यक होता है। यदि हम संस्कृत के नियमों के अनुसार यदि बताने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यहां पर 5% लोगों को बहुत आनंद भी आएगा, लेकिन 95% लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए हम थोड़ा खोल के बताते हैं। अनुस्वार संधि पृथक संधि थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अनुस्वार, क्योंकि म का ही होता था, ये म जो है उसका अनुस्वार रूप होता है, ये ध्यान रखना, और किसी का अनुस्वार नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि हम यहां पर अंग की जगह अनुस्वार लगा रहे हैं, लेकिन अनुस्वार जो होता है वो म का ही होता है। लिख लो, अनुस्वार केवल म का ही होता है और किसी का नहीं होता। हम जो ये अस्तंगत को, जो यहां पर अस्तंगत ये लिख रहे हैं, इसमें ये अनुस्वार जो हुआ है ये म का ही हुआ है, लेकिन इसका जो है प्रतिनिधि चिन्ह अंग का हम अनुस्वार मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें और गवेषणा करनी चाहिए। यदि हमारे ऋषि मुनि नहीं होते, यदि हमारे कोई पूर्वज जिन्होंने बहुत स्वाध्याय किया और वो उन्होंने यदि नई गवेषणा नहीं की होती, तो आज हम उस ज्ञान से लाभान्वित नहीं हो सकते थे। वर्तमान समय में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें यही हमें कुछ चीजें हैं, क्योंकि 5 अनुस्वार पांचों वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अनुस्वार बनता केवल म का है, ये नई बात है, ये ध्यान रखिएगा मित्रों। इसी तरह से दिवंगत का ये जो अंग आ रहा है, इसको मैं दिवंगत में ये अनुस्वार अंग का प्रतिनिधि है, लेकिन हुआ किसका? रूपांतरण जो है अनुस्वार वो केवल म का ही होता है और किसी का नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो ये आवश्यक, ये अनुस्वार संधि म का अनुस्वार हो रहा था, और म क्या है? व्यंजन है। जब हम 33 व्यंजन की बात करते हैं तो म भी उसमें एक व्यंजन है, इसलिए अनुस्वार संधि से बने जितने भी शब्द थे उन सभी शब्दों को आधुनिक हिंदी में व्यंजन संधि में समाहित कर लिया। यदि आपसे संधि शब्द में संधि पूछे कि कौन सी संधि है, तो संस्कृत में आज भी अनुस्वार संधि है, लेकिन हिंदी में व्यंजन संधि शब्द में सम और भी मैंने आपको बताया था, तो संधि शब्द में संधि का नाम पूछे तो व्यंजन संधि है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए मित्रों, अवश्य भावी मैं बता चुका हूं, ये स्थिति म का भ से योग रहा यहां पर होगी, तो स्वयंभू को आप स्वयंभू कहोगे जब तक तो कोई संधि नहीं है, लेकिन यदि य पर अनुस्वार लगा दोगे तो ये स्वयंभू, ये संधि हो जाएगी। क्योंकि अवश्यम भाव में मैंने यहां पर संधि नहीं मानी है, संधि नहीं मानी है, शब्द गलत नहीं है।
अवश्यम भावी में संधि नहीं मानी, क्यों नहीं मानी? क्योंकि म का म ही रहा और संधि में तो विकार आवश्यक है। यहां पर इस म को हमने जब विकार कर दिया, अनुस्वार कर दिया, तो यहां पर हमें संधि माननी चाहिए। जैसे हमने संपदा बोला, तो संपदा यदि मैं सम और पदा से यदि मैं संपदा बनाऊं और फिर कह दूं कि इसमें व्यंजन संधि है, तो फिर मुझे हिंदी नहीं पढ़ानी चाहिए। यहां पर म का म ही रहा, तो संधि की परिभाषा में तो पहले ही हमने ये पढ़ा कि जहां पर विकार नहीं होता वहां पर संधि नहीं होती। अरे भाई, संपदा में यदि सम उपसर्ग ये अनुस्वार हमने बना दिया तो संधि रूप मानेंगे, क्योंकि इस म का अनुस्वार ये विकार हो रहा है। लेकिन इस पहले वाला जो संपदा जिसमें पंचम वर्ण के स्थान पर हमने पंचम वर्ण ही किया, वहां पर तो किसी प्रकार का कोई विकार ही नहीं हुआ, और विकार नहीं होने की स्थिति में हमें उसको संधि नहीं मानना चाहिए। चलिए आगे शब्द की बात करते हैं। रितम भरा बहुत अच्छा शब्द है बौद्धिक व्यक्ति के लिए, जो जिसकी प्रज्ञा जो है वो उस सार्वभौम ज्ञान से संपृक्त है, आवृत है, आबद्ध है, आवृत है, उनके लिए शब्द आता है रितम भरा, जो बौद्धिक आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये देखो रितम भरा में भी वही स्थिति है। इस तरह से रितम भरा हमारे एक साध्वी भी है, बड़े जो है प्रखर वक्त्री हैं वो। तो रितम भरा शब्द को म लिखोगे तो संधि नहीं है, लेकिन वही बात है कि इस म को अनुस्वार कर दोगे तो संधि हो जाएगी। यह हमें ध्यान रखना है मित्रों। चलिए हृदयंगम शब्द की तरफ बात करते हैं। पहली चीज, हृदयंगम को कुछ लोग हृदय को, ये मूल शब्द जो है वो हृदय है, हृदय, और इसका उच्चारण है हृदय। हमें हृदय को हृदय से ही बोलना चाहिए, हृदय से नहीं बोलना चाहिए। तो ये हृदयम शब्द है, हमरी है, खैर वो अलग बात थी, वो शब्द शुद्धि की बात थी। मां का योग ग से हुआ है। चलिए मैं शुरू करता हूं। हृदय म, क वर्ग का सदस्य ग म, हृदयंगम। इनमें दोनों में संधि होगी, क्योंकि मां को आप इसमें लगा दोगे तो भी मां का अनुस्वार बना तो भी विकार हुआ। केवल मां का योग जब मां का योग जब प फ ब भ से, इन चार वर्णों से होता है, और मां का म रहता है तो वहां पर संधि नहीं होगी, बाकी संधि मानी जाती है सब में। इन दोनों शब्दों में संधि है। यदि मैंने हृदयंगम को ऐसे लिखा तब भी। मित्रों पंचम की बात करते हैं। वस्तुतः मैं एक बात बता दूंगा आपको, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको इस हाथ से गलत लिखना पड़ता है, और उसका कारण यह है कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। वस्तुतः मित्रों शब्द तो पंचन शब्द था, हम सभी जानते हैं पंचन शब्द। हालांकि पंचन शब्द में भी कुछ और मामला है कि उसका भी मूल है, लेकिन वहां में जाना नहीं चाह रहा। और यहां पर मैं प्रत्यय संस्कृत का ये चला जाता है, शब्द पंचम बन जाता है। तो पंचम का संधि पम और चम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस अनुस्वार संधि की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो म का योग जब च से होगा तो देखो चवर का च छ ज ज य, तो शब्द क्या बना बोलो पंचम। या तो पंचम को ऐसे बना लो या पंचम को ऐसे बना लो। मित्रों इसी तरह से धनम और जय, ज च छ ज, चवर का सदस्य म का क्या बना दोगे धनंजय, धन को जीतने वाला, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, हृदयंगम हृदय, हृदय में उतारने वाला, हृदय में जाने वाला। संकलन देखो म का योग क से हुआ है, म को ग कर दो और ये शब्द क्या बनेगा संकलन समिति। मित्रों ये संकलन को आप एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं संकलन। इसी तरह से संगीत को हमने देखा होगा कि संगीत एक तो संगीत ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये ग है, और एक संगीत ये है। इन वर्णों को हमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं संगीत। ये तीनों ही संगीत सही है, बस हमारी विवक्षा क्या है उस पर आधारित होता है। संघनन वाष्प को कहते हैं, हम जानते हैं। सम और घनन, पहले तो ये हो ही गया, म का अनुस्वार बना दो संघनन या फिर संघनन, इस तरह से आप लिख सकते हैं संघनन। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मैं एक बार इसको मिटाऊंगा, इनको आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें और तुरंत हम आगे चलते हैं। मित्रों पहले नियम में कुछ शब्द मुझे और बात करनी है। यहां तक मुझे लगता है कि यदि आपने इनको सही ढंग से इनको हृदयंगम करोगे, देखो ये शब्द आ गया हृदयंगम, बार बार इसको हृदय में उतारने की, ले जाने की चेष्टा, कोशिश और पूरा प्रयास करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां से मेरा विद्यार्थी एक शब्द भी गलत नहीं करेगा। मैंने आपको ये बता दिया है कि अनुस्वार युक्त पद की संधि से पूछे तो म होता है, और म की दो स्थितियां बनती है, क से भ तक की बनती है, वो भी ध्यान रखना, आगे नहीं बनती है। चलिए मित्रों अब देखो, जैसे मैंने सम और क्रांति बोला, क्रांति, तो बोलो इसको शब्द को क्या लिखोगे संक्रांति। बाकी
इस शब्द को संक्रांति लिखने में कोई भी दोष नहीं है, ये ध्यान रखना। संक्रमण है, संक्रमण दोनों तरह से लिख सकते हो, संक्रमण इस तरह से, और या फिर ये अंग आएगा कि य आएगा कि न आएगा। इसके लिए मानक ने कहा कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगाने का जो है परंपरा शुरू की जाए, तो संक्रमण को आप इस तरह से भी आप कह सकते हैं। चलिए मित्रों, सम और जीव शब्द है, बोलो क्या बनाओगे? ये कुछ सम वाले महत्वपूर्ण उदाहरण वो मैं लिखा देता हूं। सम और जीव से क्या शब्द बनेगा? बोलो संजीव बनेगा। सम और जय से क्या बनेगा? ये पूछा गया शब्द है। सम और जय, सम्यक रूप से जय जिसकी हो गई वो संजय है। मां का योग ज से हुआ, ज च वर्ग का सदस्य है, मां का य बन जाएगा। दूसरा सीधा तरीका संजय को लिखने का मैंने आपको बता दिया। संजय को आप ऐसे लिख सकते हो, संजय। चलिए मित्रों आगे बात करता हूं। मैंने कहा सम और तुष्ट, पहला तो मां का ना करके संतुष्ट आप इस तरह से लिख सकते हो, संतुष्ट। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। दूसरा संतुष्ट आप जानते ही हैं। हमने इसी तरह से अभी हमने एक बात करी थी सम और स्थिता, वो बाद में बात करेंगे हम। सम और तुष्ट, संतुष्ट बात होगी मित्रों। सम और धन, संधन इस तरह शब्द बन जाएगा, तो अथवा द। इसी तरह से देखो सम और जो है एक शब्द है निहित, निहित में नि ह्रस्व है और ये शब्द बनता है सन्निहित, मोस करना इसको। ये कुछ लोग इसको शुद्ध अशुद्ध में इस तरह से पूछ लेते हैं सन्निहित, तो ये सन्निहित गलत है। निहित सहित कोई शब्द ही नहीं होता है। और सन्निहित का संधि विच्छेद पूछे तो सत और नियत, निहित मत करना, सम और निहित होगा। इसी तरह से सम और निवेश, सम्यक रूप से जो निवेश है उसके लिए शब्द आता है सन्निवेश। महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। इसी तरह से सन्निवेश, निवेष्टित, सन्निवेष्टित इस तरह से शब्द बनता है। सम और निकृष्ट, ये शब्द बनता है सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट इस तरह से ये शब्द बनेगा मित्रों। एक बहुत अच्छा शब्द दे रहा हूं, देखिए सम और निकृष्ट शब्द था, मुझे कुछ याद आ रहा था अभी, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखो एक शब्द है सम, निवेष्ट, सन्निधान। हाँ, सम और निधान शब्द क्या बनेगा? बोलो सन्निधान। एक और शब्द लीजिएगा, सम और निकर्ष, सन्निकर्ष समीपता को कहते हैं, मिलाने को कहते हैं, जो जोड़ते हैं उसको सन्निकर्ष। तो सम और निकर्ष इस तरह से बात होता है, ये ध्यान रखना। एक ध्यान रखो, जैसे आपने सम और नियम से संनियम बना लिया तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। संनियम का संधि विच्छेद ये नहीं होना चाहिए। सत है जो नियम, तो सत और नियम। इसी तरह से सन्नारी का संधि विच्छेद, मैं कुछ शब्द लिख देता हूं जिसमें सम नहीं आता। सन्नारी का संधि विच्छेद कभी भी सम और नारी से नहीं करें, सत और नारी से करें। इसी तरह से ये शब्द है संनियम, सत और नियम से। इसी तरह से सन्मित्र में सम नहीं है, सत है, सत और मित्र। इसी प्रकार से हाँ, तो और भी शब्द हो सकते हैं। एक शब्द मित्रों जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, बहुत अच्छा शब्द है। एक शब्द आजकल हम इसको ऐसे लिखने लग गए हैं, हमारी आदत हो गई है, लेकिन व्याकरण इसका गलत है। व्याकरणात्मक दृष्टि से ये बहुप्रचलित शब्द जरूर हो सकता है, लेकिन ये शब्द गलत है, परीक्षा में ध्यान रखिएगा। सन्यासी शब्द का पहली बात तो हमें लेखन ऐसे करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों करें? मित्रों किसी भी शब्द में दो पंचम वर्ण यदि एक साथ आ गए तो उसमें हमें अनुस्वार नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप उन्नयन का संविच्छेद आप शब्द को ऐसे ही लिख सकते हो, ऐसे नहीं है कि नयन, ये शब्द तो गलत हो जाएगा। संनियम को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि साहब ये संनियम, अनुस्वार नहीं बना सकते। तो सन्यासी को हमने क्यों विकृत कर दिया, ये ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये थी। मैं थोड़ा जो है हमें महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा करनी है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। सन्यासी शब्द की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये सन्यासी शब्द गलत है, ये शब्द है सन्यासी। दूसरी बात, इसका संधि विच्छेद जो है वो सम और न्यासी और सत और न्यासी।
ये दोनों आ जाए तो क्या करना चाहिए? मित्रों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न जो है, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ये कोर्ट में जाता है और जिस पर फिर एक्सपर्ट और विशेषज्ञ की राय ली जाती है। हम पहले इसको समझने से पहले हमें न्यासी शब्द को समझना चाहिए। मित्रों, नी और आस और ई से न्यासी शब्द बनता है। न्यासी का अर्थ होता है, देखो एक न्यास होता है, न्यास भाववाचक शब्द है, नगर सुधार न्यास, और न्यास से न्यासी बनता है विशेषणवाचक शब्द। न्यासी शब्द विशेषणवाचक है। न्यास मानी धरोहर, और जान से जानी बनता है, सुख से सुखी, दुख से दुखी, रोग से रोगी, वैसे न्यास शब्द से न्यासी बनता है। तो न्यासी का अर्थ होता है धरोहर को रखने वाला, मानी धरोहर है जिसके पास। अब मित्रों, इन दोनों में से यदि एक को चुनने की मजबूरी आ जाए तब तो दूसरा चुन लेना, सत और न्यासी। क्योंकि त का आगे न आया तो प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में कब बदलता है? मेरा संधि भाग आप वहां पर देख सकते हो, संधि भाग 3 होगा शायद, वहां पर आप देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं कंफर्म नहीं हूं 3 है या 4 उसके आसपास। मित्रों, पहली बात तो इन दोनों में से यदि द्वंद्व हो जाए तो हमें सत और न्यासी को चुनना चाहिए। क्योंकि सत का मतलब सत्य है और न्यास मानी धरोहर है, न्यासी मानी रखने वाला। सत्य की धरोहर है जिसके पास, वही तो सन्यासी है। कोई भी गृहस्थ जिसके पास सत्य की धरोहर है उसको कहते हैं वो गृहस्थ सन्यासी है, वो सत्यवादी है। तो सत्य में जितने भी सत्य के जो अंग हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। सत्य में धर्म भी अंगीकृत हो जाता है सत शब्द से। लेकिन दूसरा संधि विच्छेद इसका सम और न्यासी करूं तो सम उपसर्ग का अर्थ होता है भली भांति, अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से। तो सम का मतलब हो गया भली भांति, अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से। न्यास मानी धरोहर है जिसके पास है। भारतीय संस्कृति के जो अक्षुण्ण सिद्धांत है उसकी ठीक प्रकार से धरोहर की जो रक्षा करने वाला है वो भी सन्यासी है। मैंने शब्द की मीमांसा करनी उचित समझी, ये ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये शब्द नहीं लिखे, ये शब्द लिखे। सन्यासी का दोनों संधि विच्छेद हो सकता है, दोनों में यदि कहीं हमें जो है दोनों में से एक को चुनना हो, क्योंकि परीक्षा में आप किसी प्रश्न का उत्तर चुनने नहीं जाते हैं, वहां पर किसी भी प्रश्न का सही उत्तर भी नहीं चुनने जाते हैं, बल्कि सबसे सही उत्तर चुनने जाते हैं। पहली लाइन हर प्रश्न पत्र पर लिखी होती है, सबसे उचित विकल्प का चयन करें। तो उचित तो दोनों ही है, लेकिन इन दोनों में सबसे भी बात आती है तो सत और न्यासी। सत का मतलब सत्य होता है। इस तरह से हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था, महत्वपूर्ण चीज थी जिसके बारे में हमने बात करना आपसे उचित समझा। मित्रों, इसी तरह से सम और नद्ध, सन्नद्ध शब्द बनता है। ये 3 शब्दों में सम उपसर्ग नहीं है। देखो, सत और नारी, सत और नियम, सत और मित्र। इस तरह से सत और नाम, सन्नाम, समनाम नहीं होता है, सन्नाम। वहां पर जो है मैं आपको बता चुका हूं ये नियम, जहां पर त का न हुआ है, वही 1 से 5 वाली उस कक्षा को आप देख सकते हैं। इसको आप तुरंत जो है स्क्रीनशॉट लें, आगे की बात करते हैं। मित्रों, ये म का पहला नियम समाप्त हो गया। चलिए म के अगले नियम की बात करते हैं। म का अगला नियम जो है ये क से भ तक पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम बहुत छोटा सा है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि क से भ तक हो गया तो म का योग फटाफट लिख लें। म का योग म से हो तो संधि नहीं होती। ये नियम ही है, ये जानना जरूरी है। जैसे सम और मिलित को मिला दोगे तो सब बनता है सम्मिलित। अब यहां पर कोई संधि नहीं है, नहीं इसका कोई दूसरा तरीका है। जैसे हमने संकट को 2 तरीके से लिखना सीखा था, लेकिन जहां पर किसी शब्द में 2 पंचम वर्ण एक साथ आ जाते हैं वहां पर अनुस्वार नहीं बना सकते। तो सम्मिलित में ऐसे नहीं है कि एक म को हटा दो, स पर अनुस्वार लगा दो। तो मैं कुछ बाकी शब्द आप देख लें। सम्मिलित है, सम्मान है, सम्मोहक है। सम्मिलित है, कुछ शब्द लिख देता हूं। सम्मान है, सम्मानित है, सम्मोहक है, सम्मति है, सम्मुख है। इस प्रकार के शब्द जिसमें म का योग म से होता है, कोई संधि नहीं होती। तीसरे नियम की बात करते हैं। यदि म का योग इन 8 वर्णों से हो जाता है, य, व, र, ल, श, श, स, ह से हो जाता है, श से तो होगा नहीं,
तो ये जो म है उसका हमेशा ही अनुस्वार बनता है, हमेशा ही अनुस्वार बनता है। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब क्या हुआ? ये यदि म के बाद में ये वर्ण आ रहे हैं तो उसका वैकल्पिक लेखन नहीं है। जैसे मैंने पहले नियम में यहां पर 2 बताया था कि म का अनुस्वार बनता है, पंचम वर्ण बनता है। लेकिन इन 8 वर्णों के साथ, क्योंकि 25 हो गए, देखो 24 और 1 25 और 8 33 वर्ण है, तो म का 33 वर्णों के साथ कैसा, 33 व्यंजनों के साथ किस व्यंजन के साथ कैसा व्यवहार रहता है, ये सब मैं आपको करा रहा हूं। देखो मैंने एक शब्द लिखा है सम और यम। मित्रों म का योग किससे हुआ? य से। तो इसका तरीका केवल एक ही है, म को अनुस्वार बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। व की बात करते हैं, जैसे सम और वलय, सम और विधान, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं। तो संविधान को लिखने का तरीका एक ही है हमारी हिंदी भाषा में, और कोई तरीका नहीं है। मित्रों इसी तरह से मैंने कहा सम का योग म का योग र से हो जाए तो भी अनुस्वार करोगे। बोलो क्या है? संरक्षक। सम्यक रूप से रक्षा करने वाला जो है वो संरक्षक है। चाहे संरक्षक है, चाहे संरक्षित है, संरक्षित है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको, क्योंकि वहां पर तो कुछ था, यहां पर इन शब्दों को आप देख सकते हैं। ये नियम ये आ गया कि संधि विच्छेद में प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो और उसका योग य व र ल श श स ह से हो, तो म हमेशा ही अनुस्वार बनता है। यहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है लिखने का इन शब्दों को। आप संयम को ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन संकट को लिख सकते थे। देखो संकट को हमने ऐसे भी लिखा है और संकट को हमने ऐसे भी लिखा है, और ये दोनों विधि सम्मत है, दोनों मानक है। लेकिन जहां पर ये 8 वर्ण हो जाते हैं म के साथ, वहां पर दूसरा कोई तरीका नहीं है लिखने का, ध्यान रखिएगा। संरक्षक हो गया। जैसे हमने कहा सम और लग्न, बोलो शब्द क्या बनेगा? संलग्न, संलग्न। इस तरह से शब्द बनता है। सम और लय, संलय। मित्रों सम और सार या सम और स्वय, सम और स्वय, संशय, ये ध्यान रखना। सम और सिद्ध, संसिद्ध, सम और सिद्ध, संसिद्ध। अभी हमने कहा था या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, ये स, तो ये संस्थिता, इस तरह से लिखते हैं संस्थिता। सम और सार, बोलो क्या बनेगा? संसार। इसी तरह से सम और हार, संहार। मित्रों सम और हारक, संहारक, सम और हृदि, समृद्धि, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ये बहुत सरल है इसलिए मैं एक एक शब्द लिख रहा हूं। और ये हो गया बस। चलिए श से कोई शुरू होने वाला शब्द मुझे ध्यान नहीं है, किसी को ध्यान आए तो मुझे बता देना। मित्रों यहां पर कुछ एक शब्द और देखिए, प्रियम और वदा, प्रिय वचन बोलने वाली। महाकवि कालिदास ने एक पुस्तक लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी प्रिय जो नायिका थी वह जो है वो जो है शकुंतला थी, और शकुंतला की सखी थी प्रियमवदा, जो बहुत प्रिय बोलती थी। इस प्रियमवदा को ऐसे नहीं लिख सकते आप, ये गलत है। प्रियमवदा, ये प्रियमवदा ऐसे हो ही नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा। प्रियमवदा एक ही तरीका है। इसी तरह से एक और शब्द बता देता हूं जो आज की कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द मान सकते हैं आप। पुम और लिंग में देखो म का अनुस्वार बन जाएगा तो ये पुम बनेगा। फिर लिंग में पहले से ही अनुस्वार है, लेकिन इसके बीच में एक ल और आ जाएगा, सूत्र है उससे, और ये शब्द बनता है पुलिंग। देखो मैंने पुलिंग को कैसे लिखा है। कुछ लोग तो पुलिंग को ऐसे लिख देते हैं, ये लेख पुलिंग वाली बात है। कुछ पुलिंग में यहां पर तो लगा देते हैं, यहां पर नहीं लगाते हैं। कुछ पुलिंग में जो है यहां नहीं लगा के यहां लगा देते हैं, कुछ डबल ल लिख देते हैं, लेकिन पुलिंग को ऐसे लिख देते हैं। सब स्थितियां गलत है। पुलिंग शब्द का एक ही लेखन है, पुंलिंग, ये ध्यान रखिएगा। जैसे महान और लाभ से महान लाभ बनता है, डबल ला हो जाता है। विद्वान और लिखती से विद्वान लिखती हो जाता है। ठीक वैसे ही इस कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण शब्द देने जा रहा हूं, और वो ये है पुम और लिंग, पुंलिंग। मित्रों आज के बाद में जितने भी लोग इस कक्षा को सुन रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग का सही रूप यह है। यदि कोई आपसे इसको कहे कि आपको ऐसे लिखना है तो इसको नहीं लिखें, क्योंकि पु और लिंग नहीं है, ये वस्तुतः पुम है। तो मां का अनुस्वार हो गया और फिर ल आ गया,
जैसे विद्वान लिखति में अनुस्वार भी होता है और ल भी डबल होता है, वही यहां पर बात है। महान लाभ, जब आप महान लाभ को जोड़ते हो, महान और लाभ को जोड़ते हो तो ये शब्द बनता है, देखो अनुस्वार अनुनासिक बनेगा यहां पर, और ये शब्द क्या बनेगा, महान लाभ, तो डबल ल भी आता है और फिर अनुनासिक का प्रयोग भी होता है। तो पुल्लिंग शब्द को हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया और ये आपको ये प्रयास किया मैंने कि मां संबंधी, हाँ एक और ध्यान रखना, चौथा नियम ये है कि मां का योग यदि किसी भी स्वर से होता है तो वहां पर संधि नहीं होती, संधि नहीं। बहुत सीधी सीधी बात है, एक ही शब्द बताता हूं, जैसे सम और ईक्षक को जोड़ दोगे समीक्षक शब्द बन जाता है, लेकिन शब्द तो बन जाता है लेकिन संधि नहीं है। समीक्षक है, समाचार है, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो ये शब्दों में जिनमें समुत्तर है, सम्यक है, सम्यक में तो नहीं होगा, सम और वो अलग बात होगी। तो ये जितने भी शब्द हैं जिसमें म का योग किसी स्वर से होता है तो वहां पर संधि नहीं होता है, वो इतना ही है कि हलंत म में उस स्वर का मिलन कर दो और वो शब्द बन जाएंगे। म संबंधी हिंदी व्याकरण में जितनी भी चीजें थी मैंने मेरी तरफ से प्रयास किया है। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाएं, आप अपने साथियों से इस बात की चर्चा करें। ये जो इसमें जितना भी जो मैंने शब्द लिखे हैं इन शब्दों को बार बार देखें। सबसे महत्वपूर्ण ये शब्द थे, जब आप केवल सम पे ही चलते हैं, मैंने इतने शब्द आपको दिए, इन शब्दों के साथ में आप अभ्यास कीजिएगा। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्ते।